क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडियाज लोकेशन। अब हम देखेंगे बच्चों इंडिया की लोकेशन को कि सर आखिर जो इंडिया की लोकेशन है वो वर्ल्ड मैप में कहां पर है। तो चलो देखते हैं इंडिया की लोकेशन को वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो ये क्या है बच्चों, एक वर्ल्ड मैप है जिसके ऊपर सभी कंटिनेंट्स को बताया गया है कि सर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया एशिया का पार्ट है। तो इंडिया हमें कहाँ दिख रहा है, इंडिया हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो सर इंडिया जो है वो एशिया कंटिनेंट का पार्ट है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द मेनलैंड। अब बात करते हैं कि इंडिया जो है ना किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो सर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ होता है और सदर्न हेमिस्फीयर भी कुछ होता है क्या? तो सर वही बात करते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो कहाँ पे होता है, नॉर्थ में होता है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो कहाँ होता है, वो नीचे की साइड होता है। तो ये रहा इंडिया। तो इंडिया क्या है ना सर, हम जब बात करते हैं इस लाइन की, तो इस लाइन के कहाँ पे वो लाई करता है, वो तो इस लाइन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और सर ये जो ये वाली साइड है, और जब हम इस लाइन के नीचे बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो सर ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो हमें ये समझ में आता है कि सर इस लाइन के ऊपर जो भी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इस लाइन के नीचे जो भी है वो क्या है, वो सारा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमें ये समझ में आता है कि सर कैसे जो मेडिटेरियन लाइन है वो हमारा जो अर्थ है, जो हमारा जो ग्लोब है, उसको डिवाइड करती है टू पार्ट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं सर कि जो इंडिया है ना वो किन लैटिट्यूड्स के बीच में लाया करता है। तो सर इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक में वो लाया करता है। तो हम बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स की। तो सर जैसा कि दिख रहा है ये रहा 0 से थोड़ा ऊपर 8 तक जाना है, 15 से नीचे मतलब बात की जा रही है यहाँ की। तो यहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सपेंड हो रखा है, वो हो रखा है 37 डिग्री 6 मिनट्स तक। 37 डिग्री 6 मिनट्स तक मतलब देख पा रहे हैं हम 45 से नीचे है। तो हमें ये समझ में आता है कि सर जो इंडिया की लोकेशन है, जो इंडिया के जो लैटिट्यूड्स है वो क्या है, वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। नॉर्थ का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। तो इंडिया का जो लोकेशन है उसमें लैटिट्यूड्स यही है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाया करता है। तो सर ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो ये दिख रहा है 60, ये दिख रहा है 90, मतलब इसके बीच की कहीं बात की जा रही है। 60 ये रहा, मतलब यहाँ की बात की जा रही है। तो लगभग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है इंडिया का लॉन्गिट्यूड, और वो लगभग कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। तो 97 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें ये रहा। तो हम बात कर लेते हैं इस पार्ट तक की, मतलब हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के इस पार्ट तक की। तो इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैले हुए हैं। अब हम बात करते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें कहाँ देखने को मिलता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सर उसका बताया गया है, उसकी लोकेशन बताई गई है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ की तरफ। तो हम बात करते हैं 23 डिग्री कहाँ होगा, 30 से थोड़ा नीचे, 15 से थोड़ा ऊपर, मतलब लगभग यहाँ पे होगा एकदम। इसको डिवाइड कर देगा, इसको लगभग वो बांट देगा। ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि सर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि सर इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या है, इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स क्या है, और इंडिया को किस लाइन ने, किस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब हम बात करते हैं आगे। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। ये कुछ इंडिया के पास के जो आइलैंड्स है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि सर इंडिया के पास में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, और साथ ही साथ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से इंडिया कनेक्ट हो रखा है। अब हम आगे चलते हैं। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। और आपके पास आज का होमवर्क यही है, आपको पता करना है कि सर इंडिया का जो ये ओवरऑल जो लैंड है वो कहाँ तक फैल रखा है, इंडिया के पास कौन कौन से आइलैंड जो है। क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिया साइज। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के साइज के बारे में। तो चलो हम देखते हैं इंडिया के
साइज को, साइज से हम ये देखेंगे कि सर जो इंडिया है ना उसका साइज कैसे एक्सटेंड हो रखा है, कहाँ पे इंडिया का कितना जो पार्ट है वो वाइड है, कहाँ पे उस इंडिया का पार्ट जो है वो श्रिंक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जब हम इंडिया के लैंड मास की बात करते हैं तो ये लगभग लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया's टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जब हम पूरे वर्ल्ड के एरिया की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग लगभग 2.4% है। फिर हम आगे देखते हैं। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सर ऐसे में हम एक लास्ट में एक स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि सर जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फिर हम आगे देखते हैं। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड। तो हम ये देखते हैं कि सर इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर्स का है। साथ ही साथ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये देखा जाता है कि जो इंडिया है ना उसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और जो नॉर्दर्न साइड में है ना क्या है, कई सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है। मतलब हम बात कर रहे हैं इंडिया के जो ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है ना, इस ऊपर वाले पार्ट के अंदर हम ये देख पाते हैं कि सर यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से ये जितना भी ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है ना, इस सारे एरिया के अंदर क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इस पूरे एरिया के अंदर ही क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जिसे हम हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, वहां पे यंग फोल्ड माउंटेन्स है। साथ फिर हम बात करते हैं साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो सर जो साउथ है ना वो लगभग लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होता है और सर ये एक्सटेंड हो रखा है इंडियन ओशन तक, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। अब ये जो इंडिया है वो क्या करता है, 2 सीज को डिवाइड कर देता है, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो सर जो अरेबियन जो सी है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है वेस्ट साइड में, और ईस्ट साइड में हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। ये देखो ये है बे ऑफ बंगाल और ये है कौन, अरेबियन सी। फिर हम आगे देखते हैं। लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो ये देखने को मिलता है हमें कि सर जो इंडिया का लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना उसमें लगभग लगभग 30 डिग्रीज का क्या है, डिफरेंस है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। तो ये देखा जाता है कि सर जो इंडिया का ईस्ट से जो लेके वेस्ट एक्सटेंट है ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसकी ईस्ट से लेके जो वेस्ट एक्सटेंट है ना वो कैसा है, वो सर जो हमारा नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट है ना उसके कंपेयर में वो स्मॉलर है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। जब हम बात करते हैं गुजरात की और अरुणाचल प्रदेश की, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे है हमारा गुजरात तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टाइम है ना उस टाइम के अंदर कितना का डिफरेंस है, उसमें लगभग लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। 2 घंटे का डिफरेंस होने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे 6 बजे हैं शाम के, सपोज यहाँ के 6 बजे हैं शाम के, तो सर यहाँ पे कितने बजे होंगे, यहाँ पे तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 ही बजे होंगे। मतलब सर जो सन है ना वो 2 आवर्स जो है वो लैग करता है इस टाइम पीरियड के बीच में। फिर हम आगे देखते हैं। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो सर ये देखा जाता है कि इंडिया एज अ होल कंट्री के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो है लगभग लगभग 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। जो हमारे ऊपर से स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन जाती है ना उससे हम उसको डिसाइड करते हैं, और सर ये जो लाइन है वो कहाँ होके जाती है, वो मिर्जापुर होके जाती है। मिर्जापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इंडिया का। The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north। जब कोई साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो उसे देखने को मिलता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और उस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण डे और नाइट के अंदर जो टाइम का डिफरेंस है ना वो हमारे सामने आता है। अब हम इस स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ही कि सर जो इंडिया है ना वो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। तो सर अब हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन है, सर वो रशिया है, सेकंड कनाडा है, थर्ड यूएस है, उसके बाद चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, और जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन है, वो इंडिया है। क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर
इंडिया साइज एंड लोकेशन। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हम इंडिया के साथ जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का रिलेशन देखने वाले हैं कि सर इंडिया तक है ना वर्ल्ड कैसे पहुंच पाया है, या फिर हम बात करते हैं कि सर जो रूट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जैसा कि हम बात करते हैं ये कौन सा कंटिनेंट है, ये एशियन कंटिनेंट है, एक बार हम इसे मान लेते हैं। अब इस एशिया कंटिनेंट के अंदर ये देखा जाता है कि सर यहाँ पे तो वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है, तो हमें ये समझ में आता है कि सर इसे वेस्ट एशिया कहते हैं, इसे ईस्ट एशिया कहते हैं। और जो इंडिया है ना वो कहाँ पे है, इन दोनों के सेंट्रल के अंदर है। मतलब हम जब बात करते हैं एशिया कंटिनेंट की तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के वो एकदम सेंट्रल में हमें देखने को मिलता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर जो इंडिया है ना वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंटिनेंट का। तो उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे है साउथ, यहाँ पे है ईस्ट और यहाँ पे है वेस्ट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जो एशिया है, एशिया की किस साइड में है इंडिया, सदर्न साइड में है, साउथ साइड में है। तो ये यही बताना चाह रहा है। तो ऐसे में हमें ये तो पता पड़ चुका है कि सर ये एशिया है, उसके ईस्ट और वेस्ट के बीच में लाया करता है। साथ ही साथ जो एशिया है उसके सदर्न साइड में, उसके साउथवर्ड साइड के अंदर, उसके साउथवर्ड एक्सटेंशन के अंदर हमें एशियन कंटिनेंट के अंदर इंडिया देखने को मिलता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। अब हम बात करते हैं ट्रांस इंडियन ओशन की। ट्रांस इंडियन ओशन का मतलब क्या होता है, तो देखो जो ट्रांस इंडियन ओशन है सर, जो इंडिया है ना, इंडिया का यहाँ पे होता है अरेबियन सी और यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर जो इंडिया है ना वो कई सारे सीज, कई सारे ओशन से है ना कनेक्शन ले रखा है। और साथ ही साथ है ना हमें क्या देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें इस कनेक्शन के बीच में इंडिया देखने को मिलता है एज एन ट्रांस कंट्री। मतलब सर जितने भी ये ओशियंस है ना वो कहाँ होकर जाते हैं, वो इंडिया से होकर जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर यूरोपियन कंट्रीज की। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे है कौन, यहाँ पे है यूरोप। ओके, अब यूरोप से ये अफ्रीका क्रॉस करके अगर कोई भी शिप आएगा तो उसे अगर ईस्ट में जाना है तो ईस्ट में जाने से पहले उसको क्या करना होगा, इंडिया में उसे रुकना होगा। फिर वो इंडिया से फिर से निकलेगा और फिर वो जाके कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट पे पहुंचेगा। अब यही बात कर लेते हैं, अगर कोई शिप अगर ईस्ट से आया है, उसे यूरोप जाना है, तो उसे क्या करना होगा, उसे यही रूट फॉलो करना होगा। वो यहाँ से आएगा, इंडिया रुकेगा और फिर वो वापस से अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यूरोप पहुंच जाएगा। तो हमें एक आइडिया लगता है कि सर जो पहले के टाइम के जो मैरीटाइम रूट्स थे ना उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता था कि सर जो इंडियन ओशियन है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, वो एकदम उसके सेंट्रल में आता है, उसके ट्रांस में आता है। इसीलिए इंडिया की जो लोकेशन है, आज भी हम ये देखते हैं कि सर इंडिया की जो लोकेशन है वो एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है। तभी तो हम ये देख पाते हैं कि सर जो चाइना है ना, चाइना है ना हमेशा ट्राई करता रहता है कि सर जो इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन के अंदर मैं अपना प्रेजेंस दिखाऊं, मैं बताऊं कि सर ये जो इंडियन ओशियन है ना, यहाँ पे हमारा पावर चलता है, इंडियन ओशियन के अंदर जो ट्रेड है वो हम कंट्रोल करते हैं। ऐसी कोशिश कौन करता है, चाइना करता है। अब हम आगे देखते हैं, नॉट दैट द डेक्कन पेनिनसुला not that the Deccan Peninsula protruded into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and the with Southeast and East Asia from the eastern coast। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। ये क्या है, एक इंडिया का एक मैप है, ठीक है, एक ये क्या है, इंडिया का एक मैप है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर इस साइड वाले को हम कहेंगे, तो सर इस वाले साइड को हम कहेंगे ईस्ट कोस्ट और उस वाले साइड को हम कहेंगे वेस्ट कोस्ट। अब सर जो ये वेस्ट कोस्ट है ना वो किससे कनेक्ट हो रखा है, वो सर वेस्ट एशिया से कनेक्ट हो रखा है, अफ्रीका से कनेक्ट हो रखा है, यूरोप से कनेक्ट हो रखा है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सर ये वेस्ट एशिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, अफ्रीका हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो यूरोप है वो हमें ये पूरा जो एशिया कंटिनेंट है उसके यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यूरोप देखने को मिलता है। तो सर जो वेस्ट कोस्ट है वो किससे कनेक्ट हो रखा है, वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट हो रखा है। अब हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। तो सर जो ईस्टर्न कोस्ट है ना वो कनेक्ट हो रखा है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से। मतलब यहाँ पे जो कंट्रीज है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं म्यांमार की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं जापान की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं थाईलैंड की, ये सारी जो कंट्रीज है ना वो कहाँ पे आती है, ईस्ट एशिया के अंदर देखने को हमें मिलती है। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज इन इंडीड। तो सर जो इंडिया के पास जो एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है ना, ऐसी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो कई सारी कंट्रीज के पास देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि सर हम ये देखते हैं कि सर इंडिया है ना कई सारे जो है ना कंट्रीज को कनेक्ट कर सकता है, कई सारे कंटिनेंट्स को वो कनेक्ट करता है अपने ओशियन से, अपने ट्रेड रूट से। फिर हम आगे देखते हैं, इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द
नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडिया है ना, इंडिया की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इंडिया की इस इंपॉर्टेंस के कारण ही हम ये देख सकते हैं कि इंडिया के पास जो ओशन है ना, ये वाला इंडिया के जस्ट जो नीचे ये ओशन है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई भी कंटिनेंट नहीं है जिसके नाम से पूरा का पूरा हमें ओशन देखने को मिलता है। पर जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के पास उसके खुद का नाम का क्या है? ओशन भी है। तो हम ये देख सकते हैं कि सर जो इंडिया की खुद की लोकेशन है, जो ये सेंट्रल लोकेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण सर एक ओशन का नाम भी इंडियन ओशन रखा गया है। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमें ये मैप देखने को मिलता है, इससे हम ये समझ सकते हैं ये कौन सी साइड है। ये साइड है हमारी वेस्टर्न साइड और ये कौन सी है? ईस्टर्न साइड। तो हमें यहाँ पे ईस्ट कोस्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें वेस्ट कोस्ट देखने को मिलता है। अब जो इंडिया है इस वेस्ट कोस्ट से कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो जाता है? ये देखो, ये है कौन सा एशिया? ये है वेस्ट एशिया। ये है कौन? ये है अफ्रीका। और सर यहीं से ये ऐसे सुएज कैनाल से होते हुए हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हम पूरे के पूरे यूरोप पे पहुंच जाते हैं, यूरोप को टच कर जाते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि वेस्ट एशिया से इंडिया कैसे कनेक्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस साइड की। तो सर ये क्या है? ये ईस्ट एशिया ही तो है। ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब यहाँ की बात हो रही है, ईस्ट एशिया मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर अरेबियन सी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल कहाँ है? तो सर अरेबियन सी, यहाँ अरब रहते हैं तो यहाँ पे अरेबियन सी हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल हमें यहाँ देखने को मिलती है। और सर ये पूरा का पूरा जितना भी हमें लोकेशन देखने को मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इंडियन ओशन कहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडिया की जो लोकेशन है ना, वो देखो एशिया के एकदम सेंट्रल में है, इसीलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन। रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। इन रूट्स का जो यूज है ना, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ समय पहले से ही किया जा रहा था। इन रूट्स का यूज एंशिएंट टाइम से किया जा रहा था। अब ऐसे भी इन रूट्स का यूज सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं किया जाता था, इन रूट्स का यूज आइडियाज के लिए किया जाता था। पर क्वेश्चन यही आता है कि सर जो ये आइडियाज है, ये आइडियाज कैसे स्प्रेड हुआ करते थे? आइडियाज जो है इन रूट्स के अंदर कैसे चला करते होंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारे जो एक मिशनरीज जो हुआ करते थे, जो आइडियाज को दूसरे जो थिंकर्स होते थे, जो दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्रीज में ये आइडियाज लेके आते थे, या फिर हमारी कंट्रीज से उन आइडियाज को अपनी कंट्रीज ले जाया करते थे। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि कई सारे जो थिंकर्स थे, कई सारे जो आइडियाज थे ना, वो क्या करते थे? वो स्प्रेड किया करते थे। कैसे किया करते थे? वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करके, एज एन ट्रेवल करके उसे क्या किया करते थे? वो स्प्रेड किया करते थे। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, the stories of Panchatantra, the Indian numeral and the decimal system thus could be reach many parts of the world। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया के जो उपनिषद है, रामायण है, साथ ही साथ जो डेसिमल सिस्टम हमने बनाया था, पंचतंत्र है, इंडियन न्यूमरल्स है, ये सारे के सारे है ना पूरे वर्ल्ड में जो स्प्रेड हुए हैं वो इन रूट्स के कारण ही हो पाए हैं। क्योंकि सर हमने ये देखा है कि ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पीरियड के लिए, ट्रेड के अकॉर्डिंग भी, और हम जब बात करते हैं आइडियाज के लिए भी। फिर हम आगे देखते हैं, द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर किन चीजों का ट्रेड बेसिकली किया जाता था उस टाइम? स्पाइसेस का, मर्केंडाइज का। और ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडिया है ना, वो स्पाइसेस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और जब हम बात करते हैं यूरोपियंस की, तो सर यूरोपियंस ने इंडिया तक का जो सफर है वो इसलिए ही तो तय किया था ताकि इंडिया के जो स्पाइसेस है ना, वो लेके वो कहाँ इसको ट्रेड कर सके? वो उसको लेके यूरोप तक उसे ट्रेड कर सके। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड माइट्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो जब हम बात करते हैं ग्रीक स्कल्पचर्स की, तो सर जो ग्रीक स्कल्पचर्स होते हैं ना, उनका जो इन्फ्लुएंस है इंडियन आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर भी देखा जा सकता है। क्योंकि सर हमारे जो ये डोम है, जो माइनेट्स है ना, ये सर कहाँ से आए हैं? सर ये ग्रीक स्कल्पचर से ही आए। ये जो वेस्ट है, वेस्ट का इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन आर्ट के ऊपर दिखता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडिया है उसका वेस्ट एशिया से, पूरे यूरोप से, इन सभी जो कंट्री, सभी कंटिनेंट्स जो थे उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा ट्रेड जो था वो रहा करता था किसी टाइम में। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर ये जो ट्रेड रूट्स है, जो वर्ल्ड का कनेक्शन है इंडिया के साथ। क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियाज नेबर्स। तो हम इंडिया के नेबर्स को हम देखने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं इंडियाज के नेबर को। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। लास्ट वीडियो से हमें ये तो पता पड़ चुका था कि सर इंडिया की जो लोकेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि सर जो इंडिया है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, या फिर हम बात करें हैं
वेस्ट एशिया के अंदर एकदम सेंट्रल की जगह रखता है, क्योंकि सर जो इंडिया की जो लोकेशन है वो एशिया के एकदम सेंट्रल में हमें देखने को मिलती है। अब हम आगे देखते हैं, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो सर इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और साथ ही साथ हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। जब हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो किन से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अब बात आती है कि अफगानिस्तान से कहां से करता है सर? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सर ये पाकिस्तान यहाँ खत्म हो जाता है और ये अफगानिस्तान का ये छोटा सा पतला सा एक जो दिख रहा है ना रूट एकदम है ना, ये यहाँ पे आगे इंडिया से टच करता है। पर बच्चों दिक्कत ये है ना कि ये वाला जो पार्ट है ना वो हमारे पास नहीं है, वो पीओके है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। इस कारण से सर ये हमारा पार्ट होने के बावजूद भी हम अफगानिस्तान से डायरेक्टली आज भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सर वो आज किसके अंडर में है, किसके ऑक्यूपेशन में है? वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है। अब हम आगे देख लेते हैं, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन दी नॉर्थ एंड म्यांमार एंड द बांग्लादेश इन दी ईस्ट। जब हम बात करते हैं नॉर्थ की, तो सर नॉर्थ के अंदर हमें कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती है? एक तो नेपाल देखने को मिलता है, चाइना देखने को मिलता है और साथ ही साथ भूटान भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार और बांग्लादेश की, जो इंडिया के किस साइड में आते हैं? ईस्ट साइड में आते हैं। ये कौन सी साइड होती है? ईस्ट साइड होती है। और इस साइड में हमें कौन कौन से कंट्री देखने को मिलते हैं? म्यांमार देखने को मिलता है, बांग्लादेश हमें देखने को मिलता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया के नेबर्स जो है ना वो बहुत सारे हैं। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड द मालदीव्स। जब हम बात करते हैं हमारे सी कंसिस्ट मतलब हमारा जो सी है, हमारा जो इंडियन ओशन है, या हम बात करते हैं हमारे नेबर आइलैंड कंट्रीज की, तो सर उनमें हम नाम लेते हैं श्रीलंका का और साथ ही साथ मालदीव्स का। ये दोनों ही कंट्रीज हमारे सदर्न नेबर्स है और सर ये दोनों ही एक आइलैंड कंट्रीज हैं। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of a sea formed by a Pak Strait and the Gulf of Mannar। जब हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो सर इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? तो सर इंडिया और श्रीलंका को एक नैरो चैनल सेपरेट करता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट और साथ ही साथ गल्फ ऑफ मन्नार। जब भी आप पाक स्ट्रेट का नाम याद करोगे, जब भी आप मन्नार गल्फ का नाम याद करोगे बच्चों, इसके बारे में हमेशा एक है ना क्वेश्चन माइंड में रखना कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पाक स्टेट है, इसको है ना कुछ बच्चे पाक स्टेट बोल देते हैं और ये सोचते हैं कि सर ये पाक स्टेट कैसे? पाकिस्तान का कोई यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, कोई ऑक्यूपाई कर रखा है क्या यहाँ पे पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम है पाक स्टेट। ओके, तो हमेशा याद रखना ये क्या है? पाक स्टेट है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू दी साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और जब हम बात करते हैं मालदीव्स की, तो मालदीव्स कहाँ सिचुएटेड है? वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। और लक्षद्वीप किसका है? लक्षद्वीप इंडियन टेरिटरीज के अंदर आता है। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो सर इंडिया के स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हैं अपने नेबर्स के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। जब भी हम हमारी एटलस देखेंगे, फिजिकल मैप को देखेंगे, जैसा स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, ये रहा हमारा फिजिकल मैप ऑफ एटलस। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सर इंडिया की ये लोकेशन है, इंडिया के ये सारे नेबर्स है और साथ ही साथ इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक। क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। तो चलो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में लाए करने वाले एक ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम आप बताइए। तो सर वो है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ लाया करते हैं? अरेबियन सी में लाया करते हैं। अरेबियन सी कहाँ है? इंडिया। एज इन सपोज करो मैं ही इंडिया हूं, तो इंडिया के कहां पे? वेस्ट साइड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? अरेबियन सी देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेम दी कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो हमने ये देखा था इस चैप्टर के कुछ पहले वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि सर जो इंडिया की लोकेशन है, या हम बात करते हैं कि इंडिया की जो एक होता है ना पोजीशन जो है ना, वो कौन सी है? 7th है। जब हम बात करते हैं उसके साइज में, तो हमें कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती है जो इंडिया से साइज में बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली बड़ी है? तो सर सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है रशिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारी कंट्रीज जो है ना इंडिया से क्या है? लार्जर है। और जो इंडिया है वो 7th पोजीशन पे आती है। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे है। फिर हम देखते हैं विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे आइलैंड ग्रुप की जो इंडिया के
साउथ ईस्ट में लाया करते हैं। तो इंडिया का साउथ मतलब सपोज कर लो इंडिया साउथ में है, ठीक है, साउथ ईस्ट की बात की जा रही है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट के एक आइलैंड का नाम बताइए जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि सर अरेबियन सी में कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये कौन सा है सर, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है, और अंडमान निकोबार हमें कहाँ देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं विच आइलैंड साउथ कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। हम हमारे सदर्न नेबर्स को जानते हैं, सदर्न नेबर्स के बारे में बात की जा रही है। तो सर ऐसे कौन से सदर्न नेबर आइलैंड कंट्रीज हैं जिसके बारे में आज हम, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। अब हम बात करते हैं उन कंट्रीज के बारे में, उन आइलैंड कंट्रीज के बारे में जो हमारे सदर्न नेबर्स हैं। तो सदर्न पार्ट कहाँ पे है, ये रहा इंडिया, ये रहा इंडिया, इसका सदर्न पार्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे लाया करने वाली कुछ आइलैंड कंट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे लाया करने वाली जो आइलैंड कंट्रीज है उनमें से एक है श्रीलंका और दूसरी कौन सी है, मालदीव्स हैं। फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सन राइजेस 2 hours earlier in Arunachal Pradesh and compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सनराइज है या फिर जो हम बात करें सनसेट है वो 2 आवर्स पहले होता है, कहाँ से, गुजरात से। तो ऐसे में सर हम बात करते हैं वॉचेस की, तो वॉचेस में जब भी हम टाइम देखते हैं ना, तो गुजरात का जो टाइम है वो अरुणाचल प्रदेश के टाइम के हमेशा इक्वल रहता है। ऐसा क्यों है, क्यों है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सर जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो एक है ना मेडिटेरियन लाइन आती है, उससे वो फिक्स हो चुका है कि सर ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के कारण इंडिया का जो भी टाइमिंग होगा, इंडिया का जो भी एरिया होगा उसका एक ही टाइम जोन होगा, और वो जो टाइम जोन है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है कि सर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बताया जाने वाला जो टाइम है वो हमेशा एक जैसा ही होता है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि एक स्टार्टिंग जब जो है ना अर्थ जो है ना रिवॉल्व करता है ना, जब वो रिवॉल्यूशन करता है, तो हम ये देख सकते हैं कि सर जो सन है ना, सन एक जैसे कि ये आया, सन पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर टाइमिंग गैप तो आना होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर जो सन है ना पहले यहाँ आएगा फिर अचानक से यहाँ आ जाएगा फिर वो यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जंप करेगा। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर जो हमारा जो जो अर्थ का रेवोल्यूशन है ना, उस रेवोल्यूशन के कारण हमें है ना ये 2 आवर्स का है ना लैग देखने को मिलता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। जब हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इन दोनों के टाइम्स के अंदर 2 आवर्स का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। पर जब हम वॉचेस को देखते हैं तो उसमें सेम टाइम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the all country। जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं जो कितना है, जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से होके निकलता है, और सर ये कहाँ पे होके निकलता है, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होके निकलता है, उसको एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है कि सर पूरी जो कंट्री है उसके लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यही है। स्टैंडर्ड टाइम एक बार फिक्स होने के बाद बार बार चेंज नहीं किया जाता। अब हम आगे देखते हैं, बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री हैज बीन adopted, the watches show the same time in अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसी कारण सर इस स्टैंडर्ड टाइम्स के होने के कारण ही पूरी कंट्री के अंदर एक ही टाइम जोन को फॉलो किया जाता है। और हम ये समझ सकते हैं कि सर जो टाइम जोन है ना, टाइम जोन तो एक हो सकते हैं, पर सर जो सन का सेट है, सनसेट है, साथ ही साथ जो सनराइज है ना, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अलग अलग टाइम्स पे होते ही रहेंगे, वो अपने टाइम पे चलते ही रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। जो इंडिया है ना, इंडिया एशियन कंटिनेंट, ये देखो एशियन कंटिनेंट के यहाँ लाया करता है, साउथ में लाया करता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। अब हम ये समझते हैं कि सर जो इंडियन ओशन है, जब एक ओशन का नाम किसी कंट्री के ऊपर है तो हम ये समझ सकते हैं कि उस कंट्री की उस ओशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी, साथ ही साथ उस ओशन में उस कंट्री की क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होगी। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location to India। तो हम देखते हैं कि सर जो इंडिया है ना, वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाया करता है, जिससे जो इंडिया है वो यूरोप से भी कनेक्ट हो सकता है, एज वेल एज वो अपनी ईस्ट कंट्रीज से भी इजीली कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि सर जो ईस्ट एशिया है, जो इंडिया है,
वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन हमें प्रोवाइड करता है। ऐसे में ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के होने के कारण और साथ ही साथ यूरोप के इंडिया से कनेक्ट होने के कारण इंडिया को एक सेंट्रल पोजीशन मिलती है, एक सेंट्रल लोकेशन मिलती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन होना तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।